चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर 1। ठीक है, तो पॉलिटी का चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे पहले हम इसको दो फेज में देखेंगे। एक तो कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक रहा था, और दूसरा फेज जो आता है हमारा वो आता है क्या बोलते हैं 1858 से 1947 तक था। ठीक है, तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है। तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। ठीक है, इसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। हाँ, अब यहाँ से याद रखना है एक तो कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, भाई बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे। ठीक है, और उसके लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई, और उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये भी नाम आपको याद ही होगा। चलिए, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और सुप्रीम कोर्ट की जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, जो निजी व्यापार करते थे कंपनी के अधिकारी, उनके ऊपर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, मतलब जो कंपनी का शासी निकाय था, उसके माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सख्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, उन सबको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ला दिया गया। पहले ये तीनों एक दूसरे से अलग होती थी, लेकिन अब सबको बोला कि भाई तुम सब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर हो। तो ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। क्या क्या था इसके अंदर, पहली बात कि एक तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल किया, 4 सदस्यों की कार्यकारी बोर्ड परिषद, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य, ठीक है, निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध, ठीक है, कर्मचारियों को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण। ठीक है, और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या बोलते हैं, इसके बंगाल के अंडर में लाया गया। अब बात करते हैं अपन 1781 का। भाई इसमें कुछ रह गई थी खामियां, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। तो इसमें क्या बोला गया कि एक तो जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। अंग्रेज हैं, उनके लिए तो करेंगे ही सिंह। दीवानी मामलों और लगान वसूली, देखो दीवानी मामलों और लगान वसूली से उत्पन्न होने मामलों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ठीक है, और इसमें प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, और अच्छा, अब इसमें भाई किसके अकॉर्डिंग कौन सा रूल होगा, तो अगर कोई हिंदू है तो उस पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाओ, और कोई मुस्लिम है तो उस पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाओ। प्रांतीय न्यायालयों ने अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जा सकती थी। जो प्रांतीय न्यायालय थी तो उनकी अपीलें गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जा सकती थी, न कि उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया। चलिए, अब हम आगे आते हैं। तो अब आता है उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने क्या बोला, तो इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। कैसे किया, तो यहीं से हमारे देश शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए तो इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीति के लिए तो क्या बना दिया इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए इन्होंने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। क्या, राजनीतिक के लिए तो नियंत्रण बोर्ड, और क्या बोलते हैं व्यापारिक के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। भारत में कंपनी क्षेत्रों में पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, तो ये भी इसमें कहा गया था। चलिए, 1786 में भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोलता है कि मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनाओ, सेना का सेनापति भी मुझे बनना है, और अपनी परिषद के निर्णयों को न मानने की शक्ति भी मुझे दे दो। तो फुल पावर चाहिए अपन को। ठीक है, तो ये इसने बोला। तो ये 1786। फिर 1903 का एक्ट आता है। ठीक है, अब इसने जो क्या बोलते हैं, इसमें जो उसकी पावर मिली थी, अभिभावी शक्ति, ओवर राइडिंग पावर्स, उसको भविष्य के जितने भी गवर्नर, पहले तो ये सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए स्पेशल दी गई थी, लेकिन फिर इन्होंने बोला 1793 का कि नहीं भैया, अब जो भी गवर्नर जनरल आएगा उस सबको ये ओवर राइडिंग पावर्स होगी कि वो अपनी परिषद का निर्णय माने तो माने, नहीं माने तो भाड़ में जाए। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया। तो जो बंबई और मद्रास को इन्होंने अंदर में लिया था, कौन से एक्ट में लाया था ये अंदर में, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहां पर और ज्यादा उनके ऊपर नियंत्रण कर दिया। ठीक है, फिर भारत में कंपनी के व्यापाधिकार को 20 वर्षों के लिए, आपको जानते होंगे कि भाई 20-20 वर्षों के लिए कंपनी को ऐसे मिलता था, तो यहां पर 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया। यह प्रावधान कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जब तक कि उसे उस सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए। तो कमांडर इन चीफ को भी अब
गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब माना जाएगा जब तक उसे सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। और अब से नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से किया जाएगा। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए आया था, बताओ आप लोग जल्दी से। चलिए, अब आते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम में। तो जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, ये क्या बोलता है, इसने एक तो क्या किया, जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको कर दिया समाप्त। और लेकिन इसमें दो चीज़ों को छोड़ दिया इन्होंने, एक तो चीन, कि चीन के साथ व्यापार, और एक चाय, इन दोनों को छोड़ दिया। तो टी और चाइना, इन दोनों को छोड़ करके इन्होंने क्या बोलते हैं, उसका पूरा का पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है। और एक, भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश संप्रभुता का दावा किया गया। भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने, उन्हें भुगतान। अब और यहाँ अब जैसे पूछ लें कि भाई कर लगाने की बात कौन से अधिनियम में की गई, तो किस में की गई थी, 1813 के में। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंट्रोल बोर्ड की पावर्स बढ़ाई गई। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को वही क्या बोलते हैं, भाई जाओ लोगों को ईसाई बनाओ। हर साल 1 लाख रुपए निवेश का वादा किया। ये PYQ में आ चुका है, वैसे आप लोगों को पता होगा। चलिए, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया। कंपनी को अपने क्षेत्रीय और व्यापारिक खातों को अलग रखने के लिए कहा गया। तो ये भी इस में बोला क्या कि भाई जो प्रादेशिक राजस्व और जो व्यापारिक लाभ है उसको अलग रखो। तो टेरिटोरियल और जो व्यापारिक लाभ है उसको अलग रखा जाए। अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था। तो ये किसकी कदम था, केंद्रीकरण की। ठीक है। क्या किया इसने, तो इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बना दिया। अब ये इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी हमने देखा था ना कि उसका जो क्या बोलते हैं पूरा का पूरा अधिकार था, तो पहले चाय और चीन पे था, अब वो चाय और चीन भी समाप्त कर दी कि भाई तुम भी जाओ सो। तो पूरा का पूरा ये अब ये व्यापारिक निकाय तो रही नहीं गई, तो फिर ये कौन सा रह गई, ये प्रशासनिक निकाय रह गई। ठीक है। और इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही या उसके उत्तराधिकारियों वारिसों के अधीन रखा गया। किसके अधीन, ब्रिटिश राजशाही के अधीन। वही चाय का और चीन का व्यापार खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार किया गया, और भारत और परिषद को भारत परिषद। तो जो गवर्नर जनरल की सरकार थी उसको कहा गया। अच्छा, अब गवर्नर जनरल इंडिया का नहीं रहा, सॉरी बंगाल का नहीं रहा, अब गवर्नर जनरल किसका हो गया, भारत का। बोला कि अब चेंज करो ये, अब अपन बड़ा मास लेवल पे करते हैं। तो अब बोला उन्होंने, तो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर। तो इन्होंने पहले देखो गवर्नर को क्या बनाया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बोल रहे हैं कि भाई अब भारत का है तू। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के, तो विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल, और भारत के पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे पहले, आपको पता होगा, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, तो भारत के गवर्नर जनरल, संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है। बंबई और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियां समाप्त हो गई। अब देखो कितना ज्यादा केंद्रीकरण यहां पर हो चुका है। ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे उनको अधिनियम कहा जाता था, और जो पहले के कानून होते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको क्या बोलते हैं, कानूनों को संशोधित करने, निरस्त करने, बदलने, इन सब का अधिकार हुआ करता था। खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद में। तो वो जो UPSC का पेपर था ना, यहाँ से हो जाने लगता, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि ना, ICS तो अपन ही बनेगा, पहले इसको ICS बोलते थे ना। चलिए, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना। तो भारतीय विधि आयोग की स्थापना, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। चलिए, अब आते हैं 1853 का एक्ट, लास्ट। इसमें क्या किया गया, तो 1793 से ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था ये। चलिए, इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। पहली बात, विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। ठीक है। इसने क्या किया, तो जो पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत करी, किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में, किसकी, स्थानीय प्रतिनिधित्व की। स्थानीय मतलब वहां के लोकल वो जो एरिया थे उसमें से। तो 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है। तो परिषद में टोटल कितने थे, 12, जिसमें से 6 नए सदस्य और आए। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है। चलिए, मिनी संसद के रूप में, तो जो विधायी शाखा थी उसको मिनी संसद के रूप में जाना गया। सिविल सेवकों के लिए क्या बोलते हैं, एक भर्ती की शुरुआत की गई, और इसके लिए मैकाले ने एक विधि सदस्य के मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। चलिए,
ये हो ही गया। अब आते हैं अपन, यहाँ से खत्म हो जाता है। 1857 में क्रांति होती है और अब अंग्रेजों को समझ में आता है कि इंडिया में अगर लंबा टिकना है तो इंडिया के लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वहीं से शुरुआत होती है इसकी। चलिए, तो पहला एक आता है भारत शासन अधिनियम 1858। अभी देखो क्रांति हुई है तो उसके बाद का जस्ट इमीडिएट इफेक्ट है ये। क्या है इसमें? इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी निकल और सारी की सारी पावर्स डायरेक्ट इसके पास में आ गए, ब्रिटिश काउंसिल के पास में। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब कर दिया क्या? वाइसराय। अब देखो कितना चेंजेस हुआ है आप लोगों को पता है। सबसे पहले 1774, 1833 एंड 1858। 1774 में क्या होता है? क्या बोलते हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। फिर यहाँ पर वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो इंडिया का गवर्नर जनरल। और अब यहाँ पर गवर्नर जनरल छोड़ करके वो क्या बन जाता है? वायसराय। चलिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग। तो कैनिंग, ठीक है। चलिए, नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया, तो जो देश शासन प्रणाली हमने शुरू करी थी उसका भी यहाँ पर समापन हो गया। और भारत सचिव का एक पद गठन किया गया। याद रखना है, भारत सचिव जो था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ठीक है, और इसके लिए 15 सदस्य काउंसिल ऑफ इंडिया भारत परिषद की स्थापना की गई। याद रखना, दिस इज ओनली सलाहकारी संस्था। कौन सी थी? सलाहकारी संस्था की। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गठित किया गया। ठीक है, चलिए, और ये अपने ऊपर भी मुकदमा कर सकता था, ये भी ध्यान रख लेना। तो ये हो गया हमारा 1850 एक्ट का एक्ट। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में। इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सदस्य जारी। तो अब भारतीयों को इसमें मौका मिलने लगा। तो जो गैर सरकारी सदस्यों को विस्तारित परिषद के सदस्यों के रूप में मान्यता। अब इसमें 3 लोगों को अपनी विधान परिषद में जगह मिली थी, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक है, और जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनकी विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई। याद करो, हमने 1833 के एक्ट में पढ़ा था कि उनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, तो उसको बहाल कर दिया गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विधायी हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष 19 अब यहां से तो अभी शुरुआत हुई है, 1937 तक उनको पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, और इसमें नई परिषद भी बनी गई, जैसे बंगाल में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, पंजाब में, इनमें नई विधान परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो 6 महीने के लिए था। पोर्टफोलियो प्रणाली, और ये किसने शुरू करी थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जो वाइसराय रहे वो काउंसिल के एक सदस्यों को एक या अधिक विभागों का प्रभारी बना सकता है। ठीक है, अब आते हैं पर 1892 का एक्ट क्या कहता है। तो 1892 का एक्ट कहता है कि पहली बात तो भाई, जो वहां पर हमने 3 सरकारी सदस्यों को बनाया था, यहां पर उन्होंने बोला कि नहीं और बढ़ाओ, तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बरकरार रखा। कार्यों में वृद्धि कही, जैसे बजट पर चर्चा, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन अभी बहुत सब नहीं मिले थे। ठीक है, इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान भी किया गया। तो जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स थे उनके मनोनयन कैसे होगा? तो जैसे केंद्रीय विधान परिषद में जो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की सिपाही पर वाइसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतीय विधान परिषद, जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, इनकी सलाह पर गवर्नर द्वारा मनोनीत किए जाते थे। निर्वाचन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक मनोनीत सदस्यों के लिए एक सीमित और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसकी प्रोसेस आने लगी थी। चलिए, अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार। चलिए, अब इसमें क्या किया गया? जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 60। लेकिन प्रांतीय परिषदों में ये संख्या एक समान नहीं थी। जैसे कोई प्रांत छोटा है तो वहां पर छोटा रहेगा, प्रांत ज्यादा बड़ा है तो बड़ा रहेगा, इसमें तो नॉर्मल बात थी। ठीक है, सरकारी सदस्यों का, अब केंद्र में तो उन्होंने सरकारी, लेकिन प्रांतों में बोला कि भाई नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडियंस से ध्यान रख। ठीक है, उनका भी बहुमत हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। विधान परिषद विचार विमर्श की शक्तियां दी गई, पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने, ऐसी भी इनको दी गई। ठीक है, मतदान की अनुमति, बजट पर मतदान की अनुमति नहीं दी गई। अलग अलग मदों पर अनुमान की थी, लेकिन समग्र बजट पर अनुमान की अनुमति नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान, जिसके लिए तो ये जाना ही जाता है। ठीक है,
और जो मिंटो थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए। वाइसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। तो जो वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, एक तो विधान परिषद और एक कार्यकारी, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। और पहले वाइस कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको विदुष सदस्य के रूप में बनाया गया। इसके अलावा इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जो भारत शासन, इसमें क्या किया गया? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में एक जिम्मेदार शासन की क्रमिक शुरुआत करना है। ठीक है, इसने प्रशासन के सभी विषयों को केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत किया। तो प्रशासन के 2 विषय लिए और उसमें हस्तांतरण नियमों द्वारा किया गया। केंद्र से प्रांतों को अधिकार सौंपने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया। प्रांतीय विषयों में देश शासन की शुरुआत की गई, मतलब एक आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद जानेंगे, और एक थे हस्तांतरित विषय जो गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से किए जाने थे। ये यूपीएससी और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चंस को पूछ चुकी है। पहली बार विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक उच्च सदन और एक निच सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा की बातें यहाँ पर होने लग गई थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी कही गई थी, हालांकि सभी लोगों को नहीं था, लेकिन शुरुआत तो हुई थी। कार्यकारी परिषद 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना जरूरी थे, ऐसा बोल दिया, लेकिन जो उसका कमांडर इन चीफ होगा कार्यकारी परिषद का, वो क्या बोलते हैं, भारतीय नहीं होगा। सिखों के लिए, ईसाइयों, आंग्ल यूरोपियों के लिए क्या बोलते हैं, इन्होंने पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी। ठीक है, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी दिया। प्रांतीय बजट को केंद्र कि भाई प्रांतों तुम अपना बजट अलग से बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का सृजन किया गया। और जो, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक यूपीएससी की स्थापना की गई इसी एक्ट से 1926 में, लेकिन ये ध्यान रखना ईयर 1926 कब की गई? 1926 में। चलिए आगे चलते हैं। चैम्बर ऑफ, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से, तो चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंस जो है, चैम्बर का उद्घाटन, ठीक है, इसका अध्यक्ष, और इसमें क्या था कि भाई सामान्य हित के मामलों पे चर्चा वर्चा करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। अब बात करते हैं, और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था, जो 10 वर्ष के बाद में जांच करेगा। अब देखो 19 में आया, लेकिन उन्होंने 27 में कर दिया, ज़्यादा ही जरूरी थी इनको ना। तो जो साइमन था उसके नेतृत्व में आया, और एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि भाई साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी, जो इसके टोटल 7 मेंबर्स थे, उसमें क्या बोलते हैं, एक भी मेंबर क्या था, भारतीय नहीं था। तो सारे के सारे ब्रिटेन के थे, तो वो हमारा क्या बताएंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसका हमने क्या बोलते हैं, पुरजोर विरोध किया था। फिर एक कम्युनल अवार्ड आता है, जो मैकडोनल्ड थे उसने बोल दिया था कि मैं सबको दूंगा पृथक निर्वाचन मंडल, तो फिर उसके लिए गांधी जी ने अनशन कर दिया था। और फिर क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट होता है किसके बीच में, गांधी जी प्लस अंबेडकर जी के बीच में। तो ये तो आप लोगों को स्टोरी पता है होगी। अब चलते हैं अगले अधिनियम की ओर। इसके बाद में एक और है 1947 का। चलिए, तो 1935 का जो एक्ट था, यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एक अखिल भारतीय परिसंघ का निर्माण करना था। प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। शामिल न होने के कारण ये कभी सफल नहीं हो पाया, लेकिन वो रियासतों ने मना ही कर दिया कि हम नहीं होंगे, हम तो खुद से राजा हैं, तुम कहाँ हमें शामिल करते हो। चलो, इसने 3 सूचियों में विभाजित किया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसमें नहीं थी, गवर्नर जनरल में। अब ये हमारी अवशिष्ट शक्तियां, रेजुडरी पावर किसमें नहीं थे, राष्ट्रपति में या संसद में, बताइएगा जरूर। इस अधिनियम ने प्रांतों में देश शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बजाय प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी। तो देश शासन को शुरू, मतलब जो डबल सिस्टम था उसको समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी। ये प्रांतीय स्वायत्तता कब से शुरू हुई थी, 1861, याद होगा आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ निर्धारित क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई। वर्ष 1937 में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। चलिए, और केंद्र में देश शासन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन क्या बोलते हैं, कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर ये जो 6 प्रांत थे, कौन से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब विधान परिषद और विधानसभा, जैसे अभी भी है ना हमारे कुछ स्टेट्स में, तो वैसे के वैसे उस टाइम पर भी ये थी। चलिए, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों तथा महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान। भारत परिषद को, जो 1858 में बनाई थी ना भारत परिषद, जिसका सचिव, जो अध्यक्ष था वो भारत सचिव होता था, उसको समाप्त कर दिया। और भारत राज्य सचिव के लिए एक सलाहकार दल की व्यवस्था। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 14% लोगों को मताधिकार का अधिकार हो गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना।
इसके अलावा जो क्या बोलते हैं यूपीएससी तो था ही सही पहले से ही। अब इन्होंने बोला कि भाई यूपीएससी के साथ साथ है ना स्टेट पीसीएस भी कर लो और ज्वाइंट पीसीएस भी कर लो, तो इन सब की बात भी इसमें की गई। चलिए, फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना। देखो हमने न्यायालय एक पढ़ा था, लेकिन वो ओनली सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट वो था वो कहाँ स्थापित हुआ था, कोलकाता में, लेकिन ये एक था संघीय न्यायालय। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, वो भी कौन से एक्ट से, इसी एक्ट से। चलिए, दो नए प्रांत बनाए गए, ओडिशा और सिंध। ठीक है, अल्पसंख्यक हितों के लिए संघीय रेल प्राधिकरण की, ये ध्यान रखना, संघीय रेल प्राधिकरण की स्थापना इसी एक्ट से की गई। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, 1935, याद रखना। और क्या बोलते हैं ऑडिटर जनरल की भी नियुक्ति की भी इसमें व्यवस्था की गई। चलिए आगे चलते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1947 पर। तो भारत शासन अधिनियम 1947 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत करी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और यहीं से हुआ। तो इसने क्या किया, दो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डोमेन्स को अलग अलग होने का अधिकार दे दिया, वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल की अब वापिस से गवर्नर जनरल आया है। ठीक है, और इसे ब्रिटिश भारत पाकिस्तान के लिए अलग अलग जिम्मेदारी थी। ठीक है, दोनों को अपनी अपनी संविधान समाएं बनानी थी। ठीक है, और वो चाहते तो किसी भी ब्रिटिश कानून को अधिक मतलब ले सकते थे, अपना सकते थे, निरस्त कर सकते थे, उनके मर्जी पड़े जो करे। ठीक है, और नए संविधान लागू होने तक संविधान सभा अपने राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती है। तो भाई जब तक राज्यसभा कानून नहीं होगा तब तक हमें कानून तो बनाना होगा, तब तक के लिए कानून बना सकती है ये। ठीक है, राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश स्वच्छता जनजातीय क्षेत्रों के साथ जो भी संबंध थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, और 1935 का एक्ट ही चला जब तक क्या बोलते हैं हमारा शासन समाप्त नहीं हो गया। ठीक है, विधेयक 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 ब्रिटिश सम्राट का विधेयक को वीटो करने या उन पर आपत्ति जताने का अधिकार समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर जनरल संवैधानिक संबंधित मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे। तो वही है कि सारी चीजें इन्होंने करी थी। तो ये सारी चीजें इसमें हुई थी। चलिए अब देखो इसमें कुछ क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्रता के बाद पहली कैबिनेट जो हमारी बनी थी वो है, पढ़ लेना आप लोग। अब हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, संविधान के निर्माण का कैसे कैसे तिथियां हुई, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, कैसे ये हुआ था, तो देखते हैं इसमें। तो जो संविधान सभा की मांग थी सबसे पहले एम एन रॉय ने रखी थी। तो 1934 में किसने रखी सबसे पहले, एम एन रॉय ने। संविधान सभा का विचार आया उनके मन में। फिर आईएनसी ने 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अगस्त प्रस्ताव में क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि हाँ भाई ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो ना, मान लेते हैं। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन योजना आई। ठीक है, लेकिन इसने भी बोला कि भाई दो संविधान बनाए, लेकिन फिर इसने बोला कि नहीं, तो ये इसके भी फेल ही हुआ। फिर आते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियां। 9 दिसंबर 1946 क्या होता, पहली बैठक, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको ये 9 दिसंबर को इनको बनाया जाएगा। ठीक है, को फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए अस्थायी अध्यक्ष एच सी मुखर्जी और टीटी कृष्णमुराचारी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बना। 24 नवंबर 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और भारत गणराज्य बना। ये तीनों खुशियां एक साथ नहीं मनाई, ओनली 24 जून को क्या था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, ये ध्यान रखना। और 26 जनवरी को लागू हो गए और 51-52 में हमारे आम चुनाव हो गए थे। चलिए संविधान सभा की संरचना की बात करें तो टोटल 389 मेंबर्स थे जब पाकिस्तान नहीं बना था। ये मैं पाकिस्तान के पहले की बात कर रहा हूँ। तो 389 में से जो 296 थे वो तो ब्रिटिश भारत के थे और 93 रियासतों के थे। अब 296 में से भी 292 को तो 11 गवर्नर के प्रांतों से और जो 4 थे उनको यूटी से लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संरचना क्या थी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, महिलाएं सब शामिल थी इसमें। सीट आवंटन लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक थी इसमें। ठीक है, मतदान पद्धति क्या थी, एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। सदस्य क्या थे, संविधान सभा द्वारा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बना। चलिए, महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे।
टोटल 93 सीटें भी नहीं भर पाई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दूर रहेंगे, हम हमारे मन के राजा हैं, तुम हमारे में क्यों मिले हम आकर के। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव, ये इसका डेट जरूर याद रखना भाई, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई है, जैसे आर्थिक सामाजिक अवसर, मतलब जो भी हमारी प्रस्तावना है ना जनरली वही उद्देश्य प्रस्ताव है। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा अंगीकृत, और प्रस्तावना का उद्देश्य एक संशोधित संस्करण है। 1947 द्वारा किए गए प्रभु, एक तो संविधान सभा को पूर्ण संपूर्ण निकाय बना दिया गया। विधायी निकाय, अगर दो अलग अलग काम थे, एक तो कानून बनाना और एक संविधान बनाना। तो जब कानून बना रहे थे तब जीवी मावलकर जी अध्यक्ष होते थे, और जब संविधान चल रहे थे तब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष होते थे। ठीक है। और अब जब मुस्लिम लीग बाहर हो गई तो जो टोटल क्या बोलते हैं 389 मेंबर्स थे, तो 389 में से टोटल कितने रह गए? 299, 300 में एक कम। चलिए, संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य क्या थे? तो एक तो था मई 1949 में राष्ट्रमंडल द्वारा में भारत की सदस्य की पुष्टि, 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, फिर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने, और क्या बोलते हैं ये अंतिम सत्र था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समिति जरूर याद रख लेना, ये अच्छा बना रखा है इन्होंने। भाई जवाहरलाल नेहरू किस किस के थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, इन सभी के लिए थी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का। सरदार पटेल किसके थे? भारतीय संविधान समिति, और जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक उसमें बहुत बड़ी जो समिति थी उसके। संविधान का अधिनियमन, तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन फिर हमने बोला कि नहीं 26 जनवरी 1950 को अपनाएंगे। चलिए, ये हो ही गया। तो आती था वो प्रतीक मूर्ति, BN राव सलाहकार थे, तो ऐसे थे ही सही इसको। ठीक है, फैक्ट ही है। तो चलिए, चैप्टर 3 की जब हम बात करते हैं तो इसका नाम है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, कि भाई हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो पहली बात तो संविधान क्या है? तो संविधान शब्द का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो सरकार के संगठन और कार्यप्रणाली के साथ साथ सरकार और आम नागरिकों के बीच उनके अधिकारियों और कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करते हैं। तो एक तो इसमें सरकार के संगठन, कार्यप्रणाली और आम नागरिकों के अधिकार कर्तव्य भी इसमें होते हैं। संविधान को देश का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का बुनियादी कानून, सरकार का लेख पत्र साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ स्टेट्स, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना, देश के मूल नियम, इन सबको भी, ये सब भी किसके लिए बोले जाते हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक बात ध्यान रखना, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। चलिए, अब बात करते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो हमारा जो विकसित संविधान होता है वो क्या होता है कि कर्मिक विकास के परिणाम, सम्मेलन, प्रथाओं, निर्णयों में प्रावधान, कि भाई विकसित संविधान कि जो क्या बोलते हैं धीरे धीरे बनता है, जैसे कि ब्रिटिश का संविधान। और अधिनियमित संविधान क्या होता है? जब संविधान सभा संवैधानिक परिषद को सोच समझकर बनाया जाता है, पुस्तक या दस्तावेज में उसका प्रावधान किया जाता है। तो विकसित क्या है कि धीरे धीरे वो इवॉल्व होता गया, धीरे धीरे आज नई चीज जुड़ी, आज हमने ये किया, आज हमने स्वतंत्रता लाए, आज समानता लाए। तो ऐसे धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं विकसित संविधान, यानी विकास का होता है। और अधिनियमित क्या होता है? जब संविधान सभा बैठती है, अच्छे से अपना काम करती है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब दो टर्म्स और, जैसे एक लिखित क्या होता है कि भाई उसको जो भी विचार विमर्श किए, संविधान सम्मेलन हुए, उन सबको क्या बोलते हैं? एक बुक के फॉर्म में लिख दिया। और अलिखित क्या होते हैं कि उनको मतलब अलिखित के रूप में है, वो क्या बोलते हैं? सिद्धांत, कानूनों, इनमें उसके प्रावधान तो है ही सही। संघीय संविधान क्या होता है? हाँ, अब ये देखो, संघीय और एकात्मक संविधान, ये टर्म्स जरूरी है। संघीय संविधान होता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है। तो संघीय संविधान में क्या बोलते हैं? संघ और जो राज्य होते हैं और राष्ट्र होता है, उसके बीच में शक्ति का विभाजन होता है, और स्वतंत्र संचालन की, जैसे कि स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील। ठीक है। और एकात्मक क्या होता है? जहां सरकार में शक्ति का संकेंद्रण होता है और क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती है, यूके, फ्रांस, जापान। अब इसमें देखो हमारे इंडिया का नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि इंडिया ना तो संघीय ना ही एकात्मक है, हमारे लिए बोला जाता है क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, अर्ध संघीय। तो हमें कुछ क्वालिटी संघीय की और कुछ क्वालिटी एकात्मक की है, तो इसलिए बोला जाता है। अब एक होता है प्रक्रियात्मक और एक होता है निर्देशात्मक। तो प्रक्रियात्मक क्या होता है कि जब कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। जबकि निर्देशात्मक क्या होता है? सामाजिक लक्ष्यों, समान उद्देश्यों, सार्वजनिक प्राधिकारियों का। कठोर संविधान क्या है? जहां मतलब उसको अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और लचीला क्या होता है? जहां बहुत अच्छे आराम से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं।
अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारत के संविधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि एक उद्देशिका, इतने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, और जबकि अभी वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। तो सोचो कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। लगभग बोला जाता है कि लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया था। अब 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद में कोई चीज़ आई है तो कितने सारे स्रोत होंगे। एकात्मकता की ओर, ये जो मैं अभी बता रहा था कि हमारे देश में फेडरेशन शब्द का मतलब हम संघ नहीं है, राज्यों का संघ कहा गया है। और संघीय विशेषताएं क्या है हमारी कि 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित, ये हम लास्ट में अभी पढ़ेंगे आगे कि भाई कौन सी संघीय होती है। और एकात्मक विशेषताएं भी है हमारी कुछ ये वाली। कठोरता और लचीलापन, ना तो ज़्यादा कठोर है नहीं लचीला है, क्योंकि हम में दोनों का है। हम में कुछ चीज़ों को तो हम बहुत इजीली अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत मुश्किल से अमेंड कर पाते हैं। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली तो हमारे में क्या बोलते हैं, जो अमेरिका में तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, लेकिन हमने राष्ट्रपति वाली नियम अपनाई, हमने ब्रिटिश वाली संसदीय प्रणाली अपनाई। लेकिन ये ध्यान रखना, हमने पूरी तरीके से ब्रिटिश वाली नहीं अपनाई है, उसमें भी हमने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी आगे हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली, इन सबका आगे बहुत अच्छे से है। संसदीय संप्रभुता, हमारे देश में संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संसद के समान है, और न्यायिक सर्वोच्च परिषद अमेरिका प्रणाली के, तो दोनों चीज़ें हैं। संसद की संप्रभुता ब्रिटेन के समान और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के समान। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मतलब कि जो एक के ऊपर एक लेयर है जैसे। ठीक है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके निर्णय क्या बोलते हैं, नीचे वाले हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सबको मानने पड़ेंगे, तो एकीकृत है। ठीक है, इंटीग्रेटेड। और स्वतंत्र मतलब क्या बोलते हैं, जो कार्यपालिका या उससे स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। उसके मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। डीपीएस भी दिए गए हैं। इसके अलावा मूल कर्तव्य हमारे लिए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा हमारे में जो क्या बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा, वयस्क नागरिक अधिकार है। और इसका ये ध्यान रख लेना, जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कौन सा था, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा क्या बोलते हैं, हमने पहले जो एज वोट करने की एज कितनी होती थी 21, और अब उसको कितना कर दिया है 18। तो ये कौन से अमेंडमेंट से किया था, 61 वाले अमेंडमेंट से। एकल नागरिकता है, ये भी बात आपको याद होगी। स्वतंत्र निकाय, जैसे निर्वाचन आयोग, क्या बोलते हैं सीएजी होना, यूपीएससी होना, यूपी, ऐसे बहुत सारे हमने स्वतंत्र निकायों की। आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ऐसी चीज़ें। त्रिस्तरीय सरकार है हमारे में, ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और फिर अभी क्या बोलते हैं स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार को हमने 73वें और 74वें अनुच्छेद के द्वारा संशोधन के द्वारा पंचायतों को, नगर पालिकाओं को लाए हैं। और एक सहकारी समिति 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हम लाए थे। इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ अभी हमने सिर्फ ये देखें कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज क्या क्या है। ये ध्यान रखना है, ये 1-2 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा चुका है कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो संविधान के स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो जो भारत शासन अधिनियम है, जो भारत शासन अधिनियम है, यहाँ से मोस्टली चीज़ें हमने लिया। अगर कोई पूछ लेना कि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ से, तो हमने भारत शासन अधिनियम को जस्ट मतलब वो कट कॉपी पेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली है। जैसे संघीय योजना हो गई, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोकपाल, आपातकालीन प्रशासनिक वितरण। ऐसे में ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय अधिकार, द्विसदनात्मकता, विशेषाधिकार रेटें, ये लिए। अमेरिका की संविधान से हमने क्या लिया है, तो अमेरिका से लिया है हमने मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ऐसी चीजें हमने वहां से ली है। आयरलैंड का संविधान क्या कहता है, डीपीएसपी, निर्वाचन की विधि किसकी, राष्ट्रपति की, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। कनाडा से लिया है हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय विशेषता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली है। जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। सोवियत संघ का संविधान मूल कर्तव्य और उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की बात है। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक व्यवस्था और उद्देश्य में जो 3 वर्ड हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित। अब ये ध्यान रखना, संविधान का संरचनात्मक भाग भारत शासन अधिनियम 1935। दार्शनिक भाग जिसमें मूल अधिकार और राज्य नीतिशिक आते हैं, वो अमेरिका और आयरलैंड से। अमेरिका से तो लिया है हमने मूल अधिकार को, डीपीएसपी लिया हमने आयरलैंड से। और जो राजनीतिक भाग है वो हमारा है ब्रिटेन से। तो ये हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर चैप्टर 4 पे आते हैं संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रेमबल। चलिए,
तो पहले तो हम हमारी प्रेलम्बल ही पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वो याद रखना, ये पूछ लेते हैं बहुत बार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का। पहले सामाजिक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, उपविश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समान समता, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में गरिमा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अतार्मित करते हैं। देखो 2 PYQ तो यहीं से हैं, ओनली प्रस्तावना पढ़ने से हमें 2 PYQ सोल्व हो रहे हैं, 17 और 2021 के। तो ये ध्यान रखना। चलिए, परिचय क्या है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका, जो क्या बोलते हैं हम लोग उसमें देख रहे थे, आप लोगों को पता होगा, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट देखा था, संविधान सभा बनी थी, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं, जो नेहरू जी ने जो उद्देश्य संकल्प पारित किया था 13 जनवरी 1946 को, तो उसके द्वारा उसी से क्या बोलते हैं हमारा यह आया है। तो उद्देश्य संकल्प को किसने प्रस्ताव किया था? नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में। और वो पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, नेहरू जी ने पेश किया था 42 संविधान संशोधन, इसमें एक बार संशोधन हुआ है, ये ध्यान रखना। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42 है। और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द याद रख लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। इससे संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है। ये संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। ये यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है कि संविधान सभा का दृष्टिकोण के निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबन किसमें होता है? ये न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी की ऐसी एग्जिट लाइन आ चुकी है कि ये न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है, कि ना तो इससे उन्हें कुछ पावर्स मिलती है, ना ही क्या बोलते हैं ये उन पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। न तो न्यायालय में विचार योग्य है, न तो न्यायालय में विचार योग्य और नई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब ये इन्फोर्सिबल नहीं है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर इसमें से कुछ वायलेट होता है तो हम वहाँ नहीं जा सकते। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का शेष भाग पहले ही अधिनियमित हो जाने के बाद इसे संविधान सभा, और इसको सबसे लास्ट में अधिनियमित किया गया था, ये ध्यान रखना। तो सबसे लास्ट में क्या बनाई थी? यही बनी थी। और हम भारत के लोग इस बात पर जोर देता है कि संविधान भारतीय लोगों और भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। ये लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। तो कोई पूछ ले संप्रभुता की अवधारणा क्या है हमारे देश में, तो हमारे देश में संप्रभुता की अवधारणा के वर्ड से हम भारत के लोग। चलिए, उद्देशिका के 3 घटक है। एक तो संविधान का स्रोत क्या है, तो भारत के लोग हैं। राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। कितने प्रकार के न्याय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब प्रियम्बल में? 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2, ये ध्यान रखना। 352। चलिए, और तिथि क्या है इसको अंगीकृत किए जाने दी? 26 नवंबर 1949। अब बात करते हैं उद्देशिका का महत्व क्या है। तो एन की पालकीवाला ने इसको हमारे संविधान का पहचान पत्र कहा है। भारतीय संविधान का सारांश और दर्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। जन्म पत्रिका के, ये लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म पत्रिका के समान। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है उसके जो मुख्य शब्द हैं और उनके अर्थ। सबसे पहली बात, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? ये दर्शाता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य है। इस पर न तो कोई ये किसी का डोमिनियन है और ना ही किसी देश पर डिपेंड है। आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों की देखरेख के लिए स्वतंत्र है। हमें हमारे मर्जी से हम कर सकते हैं। विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को अपने राज्य क्षेत्र का हिस्सा सौंप सकता है। हम चाहें तो किसी को जीत करके हमारे देश में मिला सकते हैं, और हम चाहें तो क्या बोलते हैं किसी के एक हिस्से को हमारे देश के किसी हिस्से को सौंप सकते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश काउंसिल को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकारा। यह संविधानेतर घोषणा किसी भी तरह भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जिस तरीके से हमने अगर किसी, जैसे मान लो कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं हिस्सा बनता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मेरा उसके ऊपर, वो मेरा ऊपर अधिकार कर लेगा। मेरा जिस दिन मन करेगा मैं उसकी सदस्यता छोड़ दूंगा। अगर मेरे क्या बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट पर बात आएगी तो मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं जो
ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से हमारी संप्रभुता पर कोई भी नुकसान नहीं होता, और हो तो हम छोड़ सकते हैं। भाई वो बोले कि नहीं ऐसा करो वे करो, हम छोड़ सकते हैं। चलिए, समाजवादी, ये पता होगा आपको, हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। ठीक है, समाजवादी प्रकृति हमारे में एक तो डीपीएसपी में भी उल्लिखित है, ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया। एक और चीज याद रखना, भारतीय समाजवाद वो मार्क्स वाला समाजवाद नहीं है, ठीक है, ये समाजवाद गांधी और मिश्रण है, जिसमें गांधीवादी की ओर ज्यादा झुका हुआ है। अर्थात इसका लक्ष्य है कि गरीबी को मिटाना, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व में विश्वास रखता है। जबकि जो समाजवाद है वो तो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, पूंजीवाद के खिलाफ ही खड़ा हुआ था, लेकिन ये दोनों के सहअस्तित्व पर बात करता है। अगला वर्ड जुड़ता है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। कुछ लोग इसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, कुछ लोग पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, डिपेंड करता है। फिर ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी पता है। ये मूल संरचना का हिस्सा है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, केशवानंद भारती केस में आया था, आगे पढ़ेंगे वैसे हम। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, अर्थात सभी धर्मों को समान दर्जा है और राज्यों से समर्थन भी प्राप्त है। फिर अगला वर्ड आता है लोकतांत्रिक। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है कि संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है, कि भाई हमारा जो संप्रभुता है वो लोगों के पास में, और संसदीय लोकतंत्र है हमारे देश में। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को बेस मताधिकार है, विधि का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ऐसी बातें हैं। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण, जिसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है वहां पर जनमत संग्रह, रेफरेंडर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मतदाताओं से प्रत्यक्ष, भाई कोई भी चीज लानी है तो उसके लिए मतदाताओं से वोट मांग लिया जाता है। पहल, जिसके माध्यम से लोग किसी विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायिका के कि कोई भी चाहे तो वो लोग बोल सकते हैं कि भाई आप ये वाला बिल लेकर के आओ। वापस बुलाना, वो क्या है, किसी भी प्रतिनिधि अधिकारी को उसको कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं। कौन, मतदाता ही डायरेक्ट। और एक होता है जनमत, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है, सार्वजनिक मत की किसी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की विधि। जैसे अभी आप लोगों ने ये वर्ड तो सुन रखा होगा, जनमत करा लेते हैं, प्लेबिसाइट करवा लेते हैं। जैसे कश्मीर के लिए बोला जाता है कि भाई कश्मीर में प्लेबिसाइट करा लो, और लेकिन अभी तक हो नहीं पाया, हमने बोला था कि प्लेबिसाइट करवाएंगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर। अब आते हैं गणराज्य पर। गणराज्य क्या होता है, राजनीतिक संप्रभुता प्रदान करता है, मतलब कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, कि भाई इसमें बिना भेदभाव के जो बड़ा है वही बन पाएगा। और 2 श्रेणियां हैं, एक तो राजाध्यक्ष, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और क्या बोलते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। हमारे देश में ऐसा नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, वहां का राजा ही क्या बोलते हैं इसका अध्यक्ष होता है, लेकिन हमारे देश में राजा वाजा नहीं है। हमारे देश में तो हम क्या बोलते हैं, इसका निर्वाचन होता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हम देखेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। ठीक है, एकल संक्रमणीय वाली विधि से होता है। चलिए, न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। ठीक, याद रखना। तो न्याय की परिभाषा रूसी क्रांति से, और इसमें क्या बोलते हैं हमने, वितरणात्मक में न्याय होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो न्याय हमारे पास में 3 प्रकार का है। कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चलिए, सामाजिक न्याय में क्या जाएगा, जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर सामाजिक भेदभाव नहीं करेंगे हम। ठीक है, वर्ग के विशेष अधिकारों का अभाव, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में सुधार करना। आर्थिक न्याय, भाई आर्थिक रूप से न्याय मतलब समानता हो। राजनीतिक न्याय क्या बोलते हैं, सभी को समान अवसर मिले। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। तो कहाँ लिए, अब स्वतंत्रता में क्या है, व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए, व्यक्तित्व के विकास पर अवसर प्रदान करना, विश्वास। 5 प्रकार की देती है हमें ये, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। चलिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है तो आज मेरा मन कर रहा है मैं इसकी झापट दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता है। उसमें दूसरे का भी देखना होता है कि उसके क्या बोलते हैं, दूसरे का स्वतंत्रता तो उससे नहीं हो रही है। तो स्वतंत्रता सुनिश्चित, मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि नो आयर्थ है, मतलब नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं है हमारे देश में। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, कोई व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र होता है, उसके बाहर नहीं। केवल इस तरह से कार्य करने की संभावना है। कार्य करने का तथ्य है कि व्यक्ति का अपने जीवन पर नियंत्रण हो और उसके मौलिक अधिकार उद्देश्यों को साकार किया जा सके। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, गैर हस्तक्षेप, कि भाई उस जो भी कर रहा है उसमें करने दो, कोई परेशान मत करो। समानता, उद्देश्य का स्थिति और अवसर की सुनिश्चित समानता सुनिश्चित करती है। उद्देश्य का स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समाज के किसी वर्ग विशेष को विशिष्ट अधिकारों का अभाव है, बिना किसी भेदभाव के सभी को। तो ये देखो, उसने पूछा था एक बार कि समानता के अंदर में ऐसा कौन सा तत्व है जो निहित नहीं होता है, तो विशेषाधिकार। ध्यान रखना, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए समानता में।
नागरिक क्या है, तो नागरिक समानता भाई 14, 15, 16, 17, 18 ये सारी नागरिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक समानता क्या है, अनुच्छेद 125 जिसमें मतदाता सूची में शामिल हो सकता है और अनुच्छेद 26 मताधिकार कर सकता है। आर्थिक समानता आर्टिकल 39। बंधुत्व क्या है कि भाई एकल नागरिकता हो गया, हमारे देश में आर्टिकल 51 का जो कर्म क है वो बोलता है उद्देश्य, इसके अलावा उद्देश्य, इसका उद्देश्य में घोषणा की गई है कि बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, डीपीएसपी इनके द्वारा किसी राष्ट्र की एकता और हमने अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी से मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन आदर्शों को सामाजिक लोकतंत्र का ट्रिनिटी माना जाता है। इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है, एक भी अनुपस्थित है, तो लोकतंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा। तो लोकतंत्र के उद्देश्य के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व हो, बस। अब देखो, सबसे पहले बेरोबारी यूनियन केस। इसने बोला कि भाई जो प्रियम्बल है ना, ये तो संविधान का ही भाग नहीं है। उद्देशिका संविधान के कई प्रावधानों के पीछे के सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है। अनुच्छेद में प्रयुक्त तो व्याख्या के लिए उद्देशिका से कुछ सहित उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो कौन से ने माना था, उद्देशिका। फिर केशवानंद वाले आते हैं, केशवानंद जी बोलते हैं कि हाँ, उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन और उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने देखा था कि जो पंथ निरपेक्ष वर्ड था वो क्या था, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर था, तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं। फिर LIC जो वाला केस था, उसमें भी फिर कहा कि भाई संविधान, ये क्या बोलते हैं, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। 2020 में ऐसा पूछा जा चुका है। तो ये हमारा प्रियम्बल वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 पे। तो अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि जो भारत है उसको क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें क्या है, राज्यों के नाम, उनका क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल जुडिडिक्शन, तो भाई उनका किसकी कितनी बाउंड्री है, ये है। और इसमें 3 अनुसूचियां, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राज्यों के राज्य क्षेत्र कि भाई राज्य क्या है, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। और हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। 2020 में क्या अभी भी हैं ये। तो प्रशासन में राज्य वर्ड से क्या मतलब है, राज्य है, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, सीधे केंद्र के द्वारा प्रशासित, और अर्जित राज्य क्षेत्र भी सीधे केंद्र के द्वारा प्रशासित। ध्यान रखना, राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों को साझा करते हैं। इनमें चीफ मिनिस्टर होता है। यूनियन टेरिटरी ये सीधे केंद्र के द्वारा प्रशासित होती है, इनमें उपराज्यपाल ये चीज़ें होती है। और अर्जित राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र के द्वारा, जैसे बहुत सारे, अगर हम कोई अर्जित कर लेते हैं, जैसे हमारा मन करता है और हमने पाकिस्तान को धुन के लाहौर अपने में मिला लिया, तो क्या हो गया, हमारा एक्वायर्ड टेरिटरी हो गया। पूर्व राज्य क्षेत्र, पूर्व संघ राज्य क्षेत्र, अब राज्य। पहले ऐसे क्या बोलते हैं, यूटी, जो अब राज्य बन गए हैं। तो पहले ये यूटी हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, स्टेट्स। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। देखो, एक तो उधर के ही है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 4 तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, और हिमाचल प्रदेश और गोवा। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता क्या है, भाई यूनियन टेरिटरी की आवश्यकता क्या होती है, राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से जो पिछड़े होते हैं, जिनमें सांस्कृतिक विशिष्टता होती है, सामरिक महत्व के होते हैं, जनजातीय लोगों के, और जहां पर उनको करना चाहिए। अब उच्च न्यायालय वाले संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं, जहां पर हाई कोर्ट है, तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय, वो लद्दाख का और क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर का, दोनों का सेम है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ वाक्यांश पर प्राथमिकता दी गई है। ध्यान रखना, हम किसी समझौते, हमारे जो क्या बोलते हैं राज्य है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और हमसे इनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज क्या बोलते हैं पंजाब के, क्या बोलते हैं राजस्थान के जमरे कि नहीं, मुझे तो अलग से राज्य बनना है, तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो हमारे इंडिया का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडे होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे इंडिया का कोई भी पार्ट टूट करके हमसे अलग हो, बिकॉज हमारे में एकता है, ये ध्यान रखना। भारत को विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ये ध्यान रखना, जबकि सभी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में। अमेरिका संघीय सरकार है और वहां पर राज्यों की अलग ही रहती है, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता, सारी चीजें वहां अलग ही है। ठीक है, समिति के बिना राज्य नहीं बना सकती या मौजूदा राज्यों की सीमा में बदलाव नहीं कर सकती। अमेरिका वाले कुछ नहीं कर सकते। और जो संविधान है, हमारी संसद राज्यों की सहमति के बिना नए राज्य बना सकती है, राज्य की सीमा, नाम बदलने, इन सब के लिए कुछ भी कर सकती है।
तो संविधान किसी भी राज्य के अस्तित्व की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता। राज्य हमारा हिस्सा रहेगा, ये तो हमने हमारी गारंटी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसका यही रूप रहेगा, ये गारंटी नहीं है। आज मन करे, जैसे राजस्थान को 2 पार्ट में तोड़ने की खबरें आई थी पहले कि भाई एक मरु प्रदेश बना देंगे, ऐसे यूपी को चलती रहती है कि यूपी के 4 पार्ट कर दो, तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। उदाहरण के लिए जो 100वां संविधान संशोधन था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हमने उसको सौंपा था। तो अगर हमें किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी को सौंपना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, और 9 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इसी के लिए किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई, संविधान में क्या बोलते हैं, तुम निपटारा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम किसी अपने क्षेत्र को सौंप रहे हो तब तो फिर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? संघ से व्यापक अभिव्यक्ति, राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र भी वे शामिल हैं जो भारत सरकार के हैं। इसमें केवल राज्य, और भारत संघ क्या है जिसमें राज्य शामिल है, तो ध्यान रखना, राज्य क्षेत्र में व्यापक और भारत संघ ओनली राज्य। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न पुनर्गठन से विभिन्न आयोग बनाए गए। एक तो धर आयोग बना, जिसने बोला कि भाई 1948 में बोला, और इसने प्रशासनिक सुविधा को आधार माना। फिर JVP, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारामैया, तो इनके नाम से बनी थी JVP समिति। और इसने क्या बोलते हैं, राज्यों को पुनर्गठन के आधार के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। इसने क्या बोलते हैं, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने के लिए मजबूर पहले हम कब हुए, 1953 में। क्यों? ताकि वो क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, वो आग में जल गए थे ना, ऐसा कुछ हुआ था। चलिए फिर फजल अली आयोग की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आयोग है। इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, छोड़ दिया। इसने ये बोला कि भाई भाषा आधार होना चाहिए, लेकिन केवल एकमात्र भाषा ही अधिक आधार हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसने ये बोला था। और इसने ये 4 राज्य स्तरीय जो वर्गीकरण था इसको भी समाप्त कर दिया। और इसी के कारण क्या बोलते हैं, हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, और वहां से हमारे देश में 14 राज्य और 6 नए संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब 1956 में कौन कौन से राज्य थे ये देख लो एक बार। असम था, आंध्र प्रदेश था, बिहार था, बॉम्बे था, जम्मू, अब ये बॉम्बे, फिर ये बॉम्बे टूटेगा बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर था, केरल था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, मैसूर था, ओडिशा था, पंजाब था, राजस्थान था, यूपी था, वेस्ट बंगाल था। अब संघ राज्य क्षेत्रों में देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी भी है, दिल्ली अभी भी है, हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया था, लक्षद्वीप अभी भी है, मिनिकॉय, अमन द्वीप, ये उसके, ये सारे के पार्ट किसके, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा मणिपुर, और ये मतलब पांडिचेरी का, पुदुचेरी की, जो भी बोलते हैं, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में अगर हम थोड़ी सी तुलना भी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ संघीय संबंध होते हैं, उनके संबंध संघीय होते हैं, जबकि यह केंद्र के साथ एकात्मक, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल में। शक्ति वितरण होती है, और यहाँ पर तो पूरा नियंत्रण होता है। स्वायत्ता होती है, इनके पास में स्वायत्ता नहीं होगी। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता होती है, एकरूपता नहीं होगी। राज्यपाल यहाँ प्रमुख होता है, और यहाँ पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, प्रशासक, उपराज्यपाल कुछ भी हो सकता है। संसद कुछ ही परिस्थितियों में राज्य सूची के कानून बना सकती है, अन्यथा नहीं बनाएगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी बनाया जा सकता है। अब देखो कैसे कैसे हमारे देश में राज्य बने हैं। महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन किससे, बॉम्बे जो राज्य था उससे 1960 में। 61 में दादरा और नगर हवेली का निर्माण किया गया। 62 में गोवा, दमन दीव को बनाया गया। पुदुचेरी को भारत को सौंपा गया। 1963 में नागालैंड। 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को। 66 में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। 71 में हिमाचल प्रदेश। 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये पता ही होगा आपको, और 14 में तेलंगाना। चलिए, तो इस तरीके से हमारे देश के राज्य बने। स्टेट पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इसे। चलिए, और ये भी 2019 में भी हमारे देश में हुआ था, ये पता ही होगा आपको। चलिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, लेकिन आर्टिकल 370 हटा करके कार्यक्रम सेट कर दिया वहाँ का भी, ठीक है। और चलिए, उसके बाद में जो 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ये समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया। जम्मू कश्मीर संघ राज्य, जिसमें विधानमंडल के साथ, और एक लद्दाख, तो 2 में पार्ट कर दिया था इसको, लद्दाख और क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विधानमंडल थी, लद्दाख में विधानमंडल नहीं थी।
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के बीच के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित होता है। प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, राज्य का प्रमुख नहीं होता है। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान इनके लिए उपराज्यपाल है। प्रशासक चंडीगढ़ के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए और लक्षद्वीप के लिए। विधानसभा वाली 3 है हमारे देश में, याद रखना, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली राज्य सूची, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर समवर्ती सूची के किसी भी पर कानून। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़ करके बाकी सब पर कानून बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 है, भूमि भी है, जम्मू कश्मीर में भूमि नहीं है और पुदुचेरी में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, संसद क्या बोलते हैं, तीनों सूचियों में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अच्छा, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 39 क यानी ए के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान दिया गया था। 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली GNCTD क्या बोलते हैं एक्ट लाया गया था और उसी के तहत इसको प्रशासित किया गया था। अभी इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव इनके लिए काम करता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 10% निर्धारित की गई है। निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उपराज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार रखता है, लेकिन वही 6 महीने के भीतर उसको 6 सप्ताह के भीतर उसको प्रमोदित करना होगा। चलिए, संघ राज्य क्षेत्रों की सलाहकारी समितियां कौन सी है? तो भारत सरकार कार्य का आवंटन कर सकती है। तो ये कुछ है। अच्छा, ये आर्टिकल्स देख लो एक बार। अनुच्छेद 1 क्या बोलते हैं? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 में नए राज्य की प्रवेश और स्थापना। 2 में सिक्किम था लेकिन हटा दिया 2 के में। अब 3 में आते हैं अपन, जो नए राज्यों का निर्माण है, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं के नाम में परिवर्तन करना। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति की पहले तो पूर्व सिफारिश जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति नया राज्य बनाने के लिए पूरी सिफारिश किसी जरूरी है? राष्ट्रपति साहब की जरूरी है। राष्ट्रपति के विधेयक को सिफारिश करने से पहले भीतर अब फिर ये राज्य विधानमंडल के पास में भेजते हैं। राज्य विधानमंडल के पास में इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और राज्य क्षेत्रों के मामले में विधेयक का के उनके पास भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद स्वयं कोई भी कार्यवाही कर सकती है, वो उचित समझे। देखो, अब राज्य विधानमंडल के पास भेजा और राज्य विधानमंडल वाले ने बोला कि भाई नहीं, हम तो ऐसा नहीं करने देंगे, हम हमारे राज्य को नहीं तोड़ने देंगे। बोले निकलो, हम तो तोड़ के रहेंगे। तो ऐसा कोई उनके पास में ऐसी बड़ी पावर नहीं है। राज्य विधान बस एक बार उनसे पूछ लिया जाता है कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे हैं, देख लेना। ठीक है, अनुच्छेद 4 और इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची है, पहली अनुसूची किससे? संघ राज्य क्षेत्रों से। चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है? अभी हमने पढ़ी थी राज्यसभा से। कुछ संशोधन करने, अनुपूरक, आनुषांगिक और परिणामी विषयों का अवबंध करने के लिए 2 और 3 के तहत जो बनाए गए कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 का हम प्रयोग करके कुछ भी करते हैं तो उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन हम हमारे संविधान का कोई पार्टी किसी को दे रहे हैं तो फिर उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। जैसे कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, ये सब इसके अंदर में आ जाएंगे।